हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस की थ्योरम्स। जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ चुके थे अपन, अब ऑर्थोगोनल सेट पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है। ऑर्थोगोनल सेट क्या है कि कोई भी एक सेट होगा आईपीएस वी का, इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का, कोई भी वी मान लो, अगर उसके जितने भी डिफरेंट वेक्टर होंगे दो, वो सारे ऑर्थोगोनल हो तो उस सेट को क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल सेट। सिंपली एक वी होगा, उसका कोई सबसेट होगा वी, इनर प्रोडक्ट वी, इनर प्रोडक्ट स्पेस वी है, उसका सबसेट क्या है? वी है। अगर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हैं, अगर वो सारे ऑर्थोगोनल हो जाए तो सेट क्या बनेगा? ऑर्थोगोनल सेट। नेक्स्ट क्या है? ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होगी कि जो अपना ऑर्थोगोनल सेट है, अगर वही बेसिस बन जाए वी के लिए तो वो क्या कहलाएगी? ऑर्थोगोनल बेसिस। सिंपली है कि कोई सेट है, ऑर्थोगोनल सेट है अपने पास आईपीएस वी का, तो वही अगर बेसिस बन जाए तो क्या कहलाएगी? ऑर्थोगोनल बेसिस। सिंपली है। अब एक थ्योरम दे रखी है कि एक अपने पास सेट है एस, ऑर्थोगोनल सेट है, उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ऑर्थोगोनल सेट है। सिंपली किसका ऑर्थोगोनल सेट? ये है आईपीएस वी का। इफ बीटा, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है बीटा वी के अंदर, वो लीनियर स्पान के अंदर होगा एस के अंदर, तो बीटा किस फॉर्म का होगा? इस फॉर्म का होगा। अगर कोई भी वी स्पेन, कोई एस है, ये वी को स्पेन कर रहा है और उससे के अंदर कोई वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर किस टाइप का होगा? इस टाइप का। अपने को ये प्रूव करना है। तो जो दे रखा सिंपली लिख लें कि एक नॉन जीरो वेक्टर है बीटा, वो कहाँ है? वी में, और लीनियर स्पेन ऑफ एस में है। तो बी जो होगा, जो सेट होगा, वो पूरा कहाँ होगा? लीनियर स्पेन। जो बी सेट माना है अपन ने, किसका माना है? ये बीटा। सिंपली ये बीटा का जो सेट होगा पूरा, बीटा अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो उसको बी मान ले, वो कहाँ होगा? लीनियर स्पान में। क्योंकि अपन स्टार्टिंग से माना है कि जो नॉन जीरो वेक्टर है वो बीटा इस टाइप के होगा लीनियर स्पान। अब लीनियर स्पान में तो किसी के भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो अपन बीटा इक्वल टू लिख देंगे C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 Cm अल्फा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू समेशन Z1 Cj अल्फा j। सिंपली है। अब इसका प्रोडक्ट बना है बीटा अल्फा के, बीटा की वैल्यू अपन ने यहाँ रखी है। अब अपन जानते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑर्डर बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया, बचा के अल्फा जे अल्फा के। अब अपन जानते हैं कि अगर अलग अलग वेक्टर हो तो ये जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ अपन सेम वेक्टर लेंगे, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? सी के, तो ये अल्फा के अल्फा के। अब अल्फा के अपन जानते हैं नॉन जीरो है, तो अपन स्टार्टिंग से माना है कि नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हैं इसके अंदर, ऑर्थोगोनल सेट में नॉन जीरो वेक्टर, तो अल्फा के क्या? नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी अल्फा के नॉट इक्वल टू जीरो। इन दोनों को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉन फॉर्म में, अल्फा के स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको से लिख सकते हैं, तो इस वाले टर्म को अपन इधर नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा अल्फा के अपन नॉन अल्फा के का स्क्वायर इक्वल टू सी के हो गया। अब जो बीटा था वो किस फॉर्म का था? बीटा जो फॉर्म था वो था सी के अल्फा के, या यहाँ पे ये समेशन वाला कहाँ गया? समेशन वाला ये है, तो सभी के लिए अलग अलग होगा, तो वही सेम अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा। यही मिलेगा, के की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ये भी सारे चेंज होते जाएंगे। ये क्या अपने पास सी के हो गया, ये अल्फा के हो गया, ये सिंपल। ये इक्वेशन तुम्हें प्रूव करने की छोटी सी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट थ्योरम देखो। नेक्स्ट थ्योरम 4.6, एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन आईपीएस इज एलाइड। मतलब सिंपल ये है कि ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर का, अगर वो आई इनर प्रोडक्ट स्पेस वेक्टर वीएफ में है तो वो एलआई होगा। सिंपली अपने को प्रूव करना है, तो अपन सिंपली मान लेते हैं कि जो वेक्टर वी है उसके जो भी अपने पास वेक्टर्स हैं वो इस टाइप से हैं। इसको अपन एस डैश मान लेते हैं, क्या होगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, ये मान लेते हैं। ये इसकी सेट का है, कोई ऑर्थोगोनल सेट है। अब अपन उसमें से एक सिंपली एम निकाल लेते हैं जो डिस्टिंक्ट हो, जरूरी नहीं है सारे डिस्टिंक्ट हो, लेकिन हम सिर्फ डिस्टिंक्ट वाले निकाल लेते हैं कि जो एम है वो डिस्टिंक्ट है एस के अंदर, तो ये एस सिंपली माना है, ये ऑर्थोगोनल सेट हुआ। अब इसके अगर ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बीटा को a1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 am अल्फा m इक्वल टू जीरो इसलिए होगा, सेम सेम होंगे तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ए आई अल्फा ये खुद का खुद के सामने 90 डिग्री नहीं होता, इसमें यही सारे होते हैं ना जिसके अंदर सारे 90 डिग्री होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब यही है उन दोनों का प्रोडक्ट 90 डिग्री या जो भी तो मानो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर बीटा को स्टेप से माना है कि ये जीरो हो जाए। अब
बीटा अल्फा के माना है, बीटा अल्फा की क्या होगा, सिंपली ये यहाँ पे वापस जो पिछले वाले थ्योरम से किया था, तो क्या आ जाएगा ए के, वहाँ सी के था, यहाँ ए के जीरो हो जाएगी। ये अपने को पता है कि बीटा क्या है, जीरो है, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो ए के जीरो, तो सारे कोएफिशिएंट जीरो हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो बेसिस क्या होती है, एल आई होती है, या जो भी सेट है वो एल आई होता है। तो एस एल आई है, अगर एस एल आई है तो ये इसका सुपर सेट है, और इसके अंदर इससे बने हुए ही मिलेंगे, तो एस डैश भी एल आई होगा। और अपने को ये प्रूव करना था कि ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इन एन आईपीएस इज एल आई। तो सिंपली यहाँ एल आई एस हो गया, तो एस डैश भी एल आई हो जाएगा। सिंपली किसी थ्योरम की पहले आ चुकी है एग्जाम में, जरूरत अपनी ही। इसके बाद देखो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि उनको इससे W परपेंडिकुलर से डिनोट करेंगे। ये क्या होगा, ऐसे अल्फा जो अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, मतलब W कोई अपने पास ऑर्थोगोनल सेट है, उसके साथ जितने भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब अल्फा बीटा जो जितने सारे जीरो देंगे, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, इसके अंदर सेट के अंदर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर। इसके बाद ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब ऑर्थोनॉर्मल सेट में क्या है, एक तो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, दूसरा उसकी यूनिट लेंथ होनी चाहिए। तो सिंपली फर्स्ट क्या यूनिट लेंथ होनी चाहिए, और दूसरा इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। सिंपली ऑर्थोनॉर्मल सेट। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या है कि कोई भी एक अपने पास सेट है, इसके अंदर सारे ऑर्थोनॉर्मल सेट आ रहे हैं, किसी भी आईपीएस वीएफ इसके सारे आ रहे हों, इससे बड़ा कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं हो, तो उसको कहते हैं कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, ये सिंपली तीन डेफिनेशन थी, ये थ्योरम थी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम अपने पास प्रोजेक्शन थ्योरम, उसको अपन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या अपने पास एक थ्योरम है, इफ W be any सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस एट नेट प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो W एक सबस्पेस है किसका, VF का। देन V को अपन लिख सकते हैं W डायरेक्ट सम कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, और दूसरा प्रूव करना कॉम्प्लीमेंट W का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वापस W होता है। सिंपली अपने को ये प्रूव करना है, तो फर्स्ट प्रूव करते हैं। तो अपन एक ऑर्थोनॉर्मल सेट मान लेते हैं, W1 W2 W के, ये बेसिस ही होगा W का। ठीक है, ये सिंपली माना है, किसके, ये सारे किसके हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस V के, उसका सबसेट है ये W, उसी को अपन ने ऑर्थोगोनल सेट माना है, ऑर्थोगोनल सेट इस टाइप का माना है, यही अपने पास बेसिस जाएगी W। इसके बाद एक वेक्टर मानते हैं अपन अल्फा V, देन अल्फा जीरो एक नया वेक्टर मान लेते हैं। वो कैसा होगा, इस अल्फा के अंदर सारे माइनस वो कर दो जो W में है, तो मान लेते हैं अल्फा में से माइनस के अल्फा W1 ये सिंपली एक वेक्टर, ये दूसरा ऐसे K वेक्टर है, क्योंकि अपने पास W में कितने हैं, K है, तो उन सबको माइनस कर दिया अल्फा में, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा जीरो। अब ये क्या होगा, अल्फा जीरो सभी के ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि इन सब से बाहर निकल चुका है, और ऑर्थोगोनल टू W, तो जब इन सब के ऑर्थोगोनल है तो अल्फा जीरो इस W के भी पूरे के ऑर्थोगोनल होगा। तो अल्फा जीरो कहाँ होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में, क्योंकि W की कॉम्प्लीमेंट है तो इसी में होगा। अब अपन अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा जीरो और बचे हुए सारों को ऐड कर दो, या सिंपली ऐसे कर दो, इन सबको इधर लेके आ जाओ, तो अल्फा क्या हो जाएगा, इसका और इसका। अब ये क्या चीज़ है, W कॉम्प्लीमेंट का है और ये W का है, तो V को कैसे लिख सकते हैं अपन, W डायरेक्ट सम W कॉम्प्लीमेंट, तो यही अपने को प्रूव करना था, ये डायरेक्ट सम है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में क्या है कि W का अपन W में लेंगे, स्मॉल w किसमें W में है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। इसके बाद एक वेक्टर ले लेते हैं अल्फा W कॉम्प्लीमेंट, तो W और अल्फा हमेशा जीरो होंगे, ये इसमें है, ये W कॉम्प्लीमेंट में, ये जीरो है, तो मतलब W कहाँ होगा, W के कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि जिस वेक्टर को करते हैं तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। अगर कोई भी वेक्टर है उसके कॉम्प्लीमेंट मतलब दूसरे वेक्टर को जीरो कर दें तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो ये वाला इसको जीरो कर रहे, इससे इसके साथ जीरो है, तो ये किस में, W कॉम्प्लीमेंट में, तो ये किसका होगा, W कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में, तो ये इसका सबसेट होगा। ये आर्बिट्री है, तो सारे ही किसमें हो जाएंगे, इसके अंदर। अब अपन जानते हैं V को अपन W प्लस W कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं डायरेक्ट सम में, और V को कैसे लिख सकते हैं, W कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये सिंपली लिख सकते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इनकी डायमेंशन निकालेंगे, इनकी डायमेंशन ये दोनों तो सेम है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। V की डायमेंशन सेम है, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम है। अब ये इसका सबसेट है और डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, और यही अपने को प्रूव करना है। ठीक है,
अब इसके बाद सिंपली दो चीज़ें इसके बाद तुम्हें खुद करनी है, एक तो 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 सिंपली थ्योरम है, ज़्यादा नहीं है, बस यूनिट वेक्टर निकालना चाहिए। तुम्हें आप पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अपन इसके बाद क्या है, ऑर्थोनॉर्मल करेंगे। ऑर्थोनॉर्मल के ये सारे एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल। तो ऑर्थोनॉर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिंपली वही होगा एल्फा और उनकी नो। तो सिंपली ये वैल्यू निकालो और सारे यूनिट वेक्टर निकालो, ये एग्जिस्टेंस हो जाएगी। उसके बाद की थ्योरम छोटी छोटी थ्योरम में सारी तरह नहीं आए तो पूछना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसके अंदर दो थ्योरम बचेगी, एक तो जीएस थ्योरम और एक बेसल इनइक्वालिटी। इसको तो मान के चलना कि ये तो एग्जाम में आती है। इसको करेंगे या तो ये थ्योरम आती है या इसको 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम में आ चुकी है, एक तो 4.9 आ चुकी है, एक 4.8 आ चुकी है, ठीक है। ये मेजर क्वेश्चन में आती है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं तो